हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है किया चौहान। तो दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आइज की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस, चैप्टर नंबर 24, भारतीय संविधान सामान्य पहलू, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनरल एस्पेक्ट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जो भी ये वीडियोस देखना चाहता है। प्लस अगर आप क्विक बुक और बाकी देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और घटना चक्र की वीडियोस भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और गाइस, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए पीडीएफ रिलेटेड या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम पेज है, यहाँ से मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी देखिए, हम चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी हम जो पहुंच चुके हैं, आप सारे चैप्टर एक बार देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना, हम कवर कर चुके हैं और अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 20 को। और ये इस बुक का जो है लास्ट चैप्टर है, यानी कहाँ पे हम लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। और ये एक ही वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी इसे मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, आसान सा है। चलिए, अब हम क्या करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। ठीक है, तो ये हम आ गए अपने चैप्टर पे, भारतीय संविधान सामान्य पहलू, चैप्टर नंबर 24, जो कि लास्ट चैप्टर है। तो ये ऐसा नहीं है इसमें आपको कुछ नया सा मिलेगा, बहुत सारी चीजें तो जो हम इनके चैप्टर्स में पढ़ते हुए आए हैं वही चीजें हैं। ठीक है, यहाँ एक साथ लिखा है। जैसे अगर हम भारतीय संविधान एक नजर में देखें तो गाइस, यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में यहाँ क्या लिखा है, भाग लिखा है और उस भाग का विषय क्या है वो लिखा है, और क्या कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक उस विषय के बारे में आपको लिखा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए इसमें टोटल भाग कितने हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं अब। जैसे भाग एक में हम किस चीज की बात करते हैं, यहाँ पे हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इसके बारे में। ठीक है, ये याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं कह दूं वो याद रखिएगा बस। ठीक है, और आर्टिकल 2, अगर हम भाग 2 की बात करें उसमें हमें नागरिकता के बारे में प्रावधान है, जो कि 5 से 11 तक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, भाग तो सारे इंपॉर्टेंट है कि किस भाग में क्या लिखा हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जैसे इसमें मूल अधिकार के बारे में है, और ये है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35, ये भी याद रखिएगा। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, देखिए अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आर्टिकल इस तरह से याद रखिएगा। कई बार गाइस ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो नागरिकता के बारे में प्रावधान किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकार के लिए भी ऐसा पूछ लिया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से लेकर 35 तक है। अब देखिए, भाग 4 में किस चीज की बात करी गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं 36 से लेकर 51 है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये अब ये देखिए, अब भाग 4 का में है मूल कर्तव्य, तो इसका आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा 51 का। देखिए 51 तक तो था मूल कर्तव्य, हमारा जो संविधान था जब बना था तब नहीं था। ठीक है, ये बाद में ऐड किया गया, तो 51 तक तो थे आर्टिकल्स, तो ये वाला आर्टिकल जोड़ा गया। अब देखिए भाग 5 में किस बारे में बात करी गई, तो यहाँ पे लिखा है संघ। इसमें कितने अध्याय हैं इस भाग में, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 52 से लेकर 151, ये कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए, हमने कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं एक बार। ठीक है, तो हमने जब ये चैप्टर्स पढ़े हैं तो हमें पता है कि क्या पता है हमें, कि हमें इसमें जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अलग से आप इसको रटिए ऐसा खास जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जब चैप्टर पढ़े थे हमने देख लिया था। ये है भाग 6। भाग 6 में राज्य के बारे में है, लाइक इसमें भी कितने जो है अध्याय हैं, तो वो आपके हैं 6, राइट। तो इसमें जैसे है साधारण राज्य के बारे में, साधारण है, कार्यपालिका राज्य का, विधानमंडल के बारे में, राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय और क्या है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जानकारी है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाग 7 में। तो इसमें लिखा है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, मतलब 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है निश्चित करा गया। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 238, ये है निश्चित। अच्छा, भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज है। अब यहाँ पे लिखा है कि 9th में पंचायत के बारे में, इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं इसे। ठीक है, हम इसे भी जानते हैं। ठीक है, ये जब हमने पंचायतें पढ़ी थी। 9 क में है नगर पालिकाएं, और 9 ख में क्या था, सहकारी समिति। और सहकारी समिति और ये सारी चीजें तो हम जैसे मूल संविधान में नहीं ही था गाइस।
ये सारी चीजें बाद में ऐड करी गई है। मूल संविधान जब बनता है तो टोटल भाग कितने थे? 8 थे, ठीक है। तो नवा भाग जो जोड़ा गया सबसे पहले वो था आपका नवा पंचायत के लिए था, 9 का जो था आपका नगर पालिका के लिए, और 9 का जो है सहकारी समिति के लिए था, राइट। तो अब गाइस यहाँ पे देखिए अब क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या याद रखना है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ जाएगा, जैसे पंचायतों के लिए तो यहाँ पे क्या है, 243 से लेकर 243 ओ तक है, ठीक है। और फिर नगर पालिका के 243 पी से लेकर जेड जी तक है, और सहकारी समिति जेड एस से लेकर जेड टी तक है। ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल तो एक ही है, 243, राइट। तो इसे आप रट लीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अनुसूचित अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की बात करी गई है भाग 10 में, ठीक है। उसके बाद 244 का से लेकर 244 का। अब भाग 11 की अगर हम बात करें तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, विधायी संबंध या प्रशासनिक संबंध की बात की गई है। उसके बाद देश है भाग 12। तो 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और क्या है, वाद की बात की गई है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो 13th में क्या लिखा है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात की गई है। फिर भाग क्या लिखा है यहाँ पे 14, इसमें है राज्य और संघ के अधीन सेवाएं, सेवाओं की बात करी गई है। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेवाएं हैं, लोक सेवा आयोग की बात करी गई। तो यहाँ पे गई थोड़ा सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जैसे 315 से लेकर 23 तक वाले में। ये हम चैप्टर में जब पढ़ा था तो हमने देख लिया था, जब हमने लोक सेवाओं की बात करी थी। फिर इसमें लिखा है यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, 14 का। तो 14 का में यहाँ पे लिखा है अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स, इसकी भी बात हम कर चुके हैं। 323 का और खा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 15 की, ठीक है। भाग 15 में है निर्वाचन की बात है, तो ये भी हमने देखे थे कि कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, हमने चैप्टर जो पढ़ा था तो हमने देख लिया। फिर यहाँ पे है 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 17 में राज्य भाषा की बात थी, वैसे यहाँ पे भी हमने देख लिया था क्या क्या इंपॉर्टेंट था। इसमें 4 अध्याय हैं, एक में है संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा और विशेष निर्देश। तो वैसे ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे 18 में हमारे पास है आपात उपबंध की बात करी, जैसे हमने 352 पढ़ा था, हमने 356 इंपॉर्टेंट कहा था, हमने 360 इंपॉर्टेंट कहा था, ऐसे करके। अब यहाँ पे है आपका क्या लिखा है यहाँ पे 19 में बात करी गई है प्रकीर्णन। फिर 20 में है संविधान का संशोधन, ये अभी हम पढ़ के आए हैं कुछ ही टाइम पहले। फिर 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और क्या है विशेष उपबंध, और 22 में बात करी गई है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। ये हो गया जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी। अब जैसे इसमें लिखा भारतीय संविधान में अनुच्छेद की बात करें, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की ही बात करेंगे, ये नहीं तो आर्टिकल तो बहुत सारे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो गई सब देखिए। चलिए, आर्टिकल यहाँ बहुत सारे लिखे हैं वैसे तो चलिए एक नज़र मैं बस रीड कर देती हूँ। हालांकि हम जो चैप्टर्स पढ़ के आ गए हैं ना, तो चैप्टर में मैं बता चुकी हूँ कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जब चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं वही चीज बताऊँ, वहां पे भी, तो वैसे तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। इसमें तो मुझे और क्या, मैं इसे कम नहीं कर सकती, क्योंकि ये मान के चलिए कि 400 अगर आर्टिकल है उसमें से कुछ ही आर्टिकल यहाँ लिख दी है 20, यानी कि ये इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आपका आर्टिकल नंबर 1 है वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है। 3 में है नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन की बात करता है। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत और क्या है उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता है, और आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में क्या है अफसर की समानता। आर्टिकल 70 अस्पृश्यता कांड। आर्टिकल 19 है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ जो है अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का इसको बाद में ऐड किया गया था शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। फिर उसके बाद है 25 में है अंतःकरण की और क्या है धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। फिर है 31 गा की बात करते हैं, यहाँ कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। और फिर है 32 में मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार हो गया। फिर इसमें है 38 आर्टिकल 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएगा, राज्य बनाएगा, ठीक है। और फिर 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 में है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 45 में प्रारंभिक
शिशुअवस्था की देख-रेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। और फिर है 46 में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। फिर है 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। फिर 51 का में है मूल कर्तव्य। 72 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिवाह, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देना आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 82 में है आपका प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन यानी कि परिसीमन आयोग का गठन हो गया। 110 में अगर हम बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा है। 112 में है वार्षिक वित्त विवरण यानी कि बजट की बात है। 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है। 143 में है सुप्रीम कोर्ट के परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है। तो यहाँ पे ये है राष्ट्रपति के लिए, ये हो गया आपका राज्यपाल के लिए। अब यहाँ पे 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद। फिर मिलेगा 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि संबंधी मुख्यमंत्री के कर्तव्य हो गया। जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे। अब इसमें लिखा 169 में है राज्य। राज्यों में विधान परिषद का उत्साद और क्या है सृजन। जैसे राज्यों में क्या होता है, विधानसभा तो होती है, किसी किसी राज्य में विधान परिषद होती है, किसी में विधान परिषद नहीं होती है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल 200 में विधेयकों पर अनुमति की बात करी गई है, मतलब राज्य विधानमंडल संबंधी। ठीक है। अब यहाँ पे है 213 में विधान मंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की क्या है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर की शक्ति। 220 से कुछ रिट निकालने की हाई कोर्ट की शक्ति। फिर है 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपवन। 249 में राज्य सूची के विषय संबंध में राष्ट्रीय हित में क्या है, विधि बनाने की संसद की शक्ति यानी कि राष्ट्र सूची के विषय में कौन विधि बना रहा है या कानून बना रहा है, संसद, उसकी शक्ति। 265 में है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। फिर 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। फिर 280 में वित्त आयोग है। 300 का में क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार था, उसके बाद जब उसे हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से, तो इसके लिए एक नया आर्टिकल यहाँ पे 300 का जोड़ दिया गया। तो ये आपका विधिक अधिकार हो गया। फिर इसमें लिखा है आर्टिकल 331 311 311 में क्या है, संघ और राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का परिचित किया जाना और पद से हटाए जाने या पंक्ति में अवनत किया जाना। फिर इसमें लिखा है 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवाएं हो गया। 320 में है लोक सेवाओं का लोक सेवा आयोग की प्रत्यक्ष। फिर 323 का में है प्रशासनिक अधिकरण। फिर 324 में है निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। चलिए फिर 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। फिर है 335 में सेवाओं पदों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के दावे। फिर 352 में है आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। फिर 356 में आपका राष्ट्रपति शासन की बात है, यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने की दशा में उपबंध। फिर 360 में है वित्तीय आपात के बारे में और 365 में क्या है आपका संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। फिर है 368 में है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। फिर 370 में है आपका निरसित। फिर 394 का में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान में अनुसूचियां टोटल कितनी है, देखते हैं आइए। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है 12 अनुसूचियां हैं। चलिए देखते हैं क्या है अनुसूचियों में। जो पहली अनुसूची है किस बारे में, पहला राज्य, दूसरा यहाँ लिखा है संघराज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 है, हम भाग भी देख चुके हैं। दूसरी अनुसूची में है संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की। देखिए गाइस अब यहाँ पे अगर 12 अनुसूची है तो 12 अनुसूची के विषय आपको याद होने चाहिए। ठीक है, भले यहाँ के आर्टिकल आपने वही पढ़े हो जो हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो जो इम्पोर्टेंट थे, राइट। जो इम्पोर्टेंट नहीं उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो 12 अनुसूची और 12 अनुसूची के विषय ये दोनों चीजें आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आपके 22 भाग थे तो 22 भागों में क्या टाइटल था या क्या विषय था ये आपको पता होना चाहिए। वैसे यहाँ 12 अनुसूचियों के विषय भी आपको इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे।
जैसे पहली अनुसूची राज्य संपादित क्षेत्र के बारे में, दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदों पर आसीन जो अधिकारी हैं उनकी परिलब्धियां। जैसे भारत कौन कौन है ये अधिकारी, जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गए राज्यों के, फिर लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति हो गए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और क्या है उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और क्या है आपका कैग यानी कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप जानते ही हैं, मैं यहाँ पे बार बार नहीं बताऊंगी। तीसरी अनुसूची की अगर बात करें उसमें किस बारे में लिखा है, देखिए इसमें क्या है, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, और ये उम्मीदवार कौन कौन है जो ये काम करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या है, अधिकारियों की परिलब्धियां। ठीक है, अधिकारी आपने वही पढ़ ली, बहुत कॉमन अधिकारी है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या है, जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो गवर्नर की आप बात करेंगे। ठीक है, जब आप लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और क्या बोलते हैं उपसभापति की बात करेंगे तो वहीं पे आप विधानसभा और विधान परिषद की बात करेंगे। फिर जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो वहीं पे आप हाई कोर्ट की बात करेंगे और एक कैग की बात कर लेंगे। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे जो शपथ ले रहे हैं उसके बारे में कौन ले रहा है, संघ के मंत्री शपथ लेते हैं, संसद के लिए जो है निर्वाचित हेतु अभी अभ्यर्थी हो गए, संसद के सदस्य भी शपथ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, कैग हो गया आपका, मंत्री हो गए राज्य के। ठीक है, तो इसमें जैसे संसद संघ के मंत्री हैं वैसे ही आपके राज्य के मंत्री। फिर इसमें का इसमें लिखा है राज्य विधानमंडल में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हो गए, जैसे संसद में था वैसे राज्य विधानमंडल में हो गया। फिर इसमें जैसे आपके संसद के सदस्य थे राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए। फिर जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे वैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए। तो एक तीसरी अनुसूची में आप क्या याद रखें, शपथ। चौथी अनुसूची में आपको क्या याद रखना है गाइस, राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो यहाँ आप लिख दीजिए शॉर्ट में राज्यसभा याद रखना है कि राज्यसभा में जो आ रहा है बैठने उसके लिए। पांचवी अनुसूची में जैसे SC ST के लिए क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो यहाँ लिख दीजिए ST SC और चाहे तो आगे लिख दीजिएगा एरिया, क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। यहाँ पे आप क्या करिएगा, नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाइएगा। इस वाले में हमें इसे कैसे याद रखना है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाइए। अब कौन कौन से चार राज्य, यहाँ पे पड़ता है असम, उसके नीचे पड़ता है मेघालय, ये पड़ता है आपका त्रिपुरा और ये पड़ता है आपका मिजोरम, इनके बारे में। ठीक है, अब इस सातवीं अनुसूची की बात करेंगे तो संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्ति का विभाजन, यानी कि इन तीन सूचियों में जो जो विषय है उस पे संघ सूची में संघ केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों बना देते हैं। अच्छा, अब इसमें और क्या याद रखना है सातवीं अनुसूची में गाइस, यहाँ पे ये है मूल रूप से पहले इसमें कितने विषय थे 97, अभी कितने यहाँ लिखे हैं 100। पहले कितने थे राज्य सूची में 66, अभी 61। यहाँ समवर्ती सूची 47 52, ये याद कर लेना। अब देखिए आठवीं अनुसूची की बात करें तो गाइस इसमें ना हमारी जो संविधान है उसमें जो है 12 22 जो होता है उसको जो है मान्यता प्राप्त है। देखिए जब संविधान बनता है ना तब 14 भाषाएं थी, अब बढ़ते बढ़ते 22 हो गई राइट। तो देखिए 14 तो नहीं थी गाइस, 8 थी मूल रूप से, 14 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो गाइस ठीक है, तो देखिए पहले 14 थी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, इंपॉर्टेंट सब रट लीजिएगा। ठीक है, सारी भाषाएं रट लीजिएगा। अभी हमें क्या किस तरह से रटना है ये देखिए, पहले जो 14 भाषाएं थी वो देखिए, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये थी 14। ठीक है, 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा। अब क्या होता है 21वां संविधान संशोधन होता है, उसमें एक और भाषा को जोड़ दिया जाता है जो थी आपकी सिंधी। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन होता है, इसमें 3 और भाषाओं को जोड़ा जाता है जो कि है बोडो, कहाँ गई, जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर है 92वां संविधान संशोधन होता है जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है जो कि है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये हम पढ़ के आ चुके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के। देखिए जब संविधान बना था ना तो हमारे पास टोटल 8 अनुसूची थी, उसके बाद 9 10 11 और 12 आई। ठीक है, अब देखिए नवी अनुसूची संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई।
ठीक है, तो इसमें लिखा है भू सुधारों जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन, अन्य मामलों से संबंधित अन्य विधानमंडलों और संसद के अधिनियमों और विनियमनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इस अनुसूची को पहले जो संविधान संशोधन 1951 है उसके द्वारा जोड़ा गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है वामन राव के मामले में 1981 में यह स्पष्ट किया कि 1973 केशवानंद भारती मामले में के बाद क्या है नवी अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब मैं इसे नहीं समझाऊंगी गाइस क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 10वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई थी जो कि दल बदल कानून से रिलेटेड थी। हमने पढ़ा था कि एक पार्टी से अगर कोई सदस्य दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको उसकी सदस्यता छीन ली जाती, इससे रिलेटेड था। देखिए दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। इस अनुसूची को जो है 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया और दल परिवर्तन रोधी कानून भी इसे कहा जाता है। 11वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, उसमें क्या है तो पंचायत की शक्ति हो गई, प्राधिकार जिम्मेदारियां हो गई। इसमें क्या है 29 विषय है। तो इसमें क्या होता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें 18 विषय है किसके बारे में नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियां हैं इसमें। ठीक है, 18 विषय सब पढ़ के आ गए, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है वरीयता अनुक्रम। मतलब अब देखिए गाइस क्या होता है, सपोज कि आप पूरे भारत को अगर देखें तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पद पे मंत्री हैं या अधिकारी हैं, तो कौन फर्स्ट नंबर पे आता है, कौन सेकंड नंबर पे आता है, कौन थर्ड नंबर पे आता है, पूरे भारत को अगर लेके चले तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है वरीयता अनुक्रम का संबंध केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक या ऑर्डर से है। इसमें अब तक कई बार क्या है संशोधन किया जा चुका है। देखा 1979 को जारी अनु अधिसूचना वरीयता क्रम से संबंधित। अब है नवीनतम संशोधन के बाद जो हमारे पास है वो देखिए, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है भारत में वो है आपका राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति के बाद आता है आपका सेकंड नंबर पे उपराष्ट्रपति। गाइस ये आपको थोड़ा बहुत ना याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट्स तक लिखा है ये देखी मैं जरा, तो पॉइंट्स तो बहुत सारे, तो भैया इतना याद करना तो सच में वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात तो हम कर ही सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे राष्ट्रपति आता है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आपका उपराष्ट्रपति आता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे आपका प्राइम मिनिस्टर आता है, ये याद रखिएगा। फिर फोर्थ नंबर पे आपके आते हैं राज्य के राज्यपाल, है ना। तो आप इसे याद कैसे करेंगे तो आप ऐसे करके बनाइएगा एक टेबल। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रेसिडेंट, नीचे लिखिएगा वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे लिखिएगा प्राइम मिनिस्टर, फिर इसके नीचे लिखिएगा सभी राज्यों के जो गवर्नर होते हैं वो, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, जो मतलब यहाँ पे भी प्रेसिडेंट आएंगे भूतपूर्व। ठीक है, भूतपूर्व। फिर उसके बाद आप याद रखिए उप प्रधानमंत्री। अब ये उप प्रधानमंत्री कहाँ होते हैं पता नहीं। ठीक है, अब उसके बाद है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में इनके साथ कौन और बैठेगा, उनके साथ बैठेंगे आपका स्पीकर। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा गाइस, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्य के और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, और उन्हीं के लेवल के और कौन होते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी होते हैं, और राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी हो गए, और राज्यसभा और लोकसभा का विपक्ष का नेता, और क्या है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसका मतलब ये सारे इन सब की रैंक क्या होती है ना, एक ही होती है, यानी कि एक बराबर है। फिर उसके नीचे भारत रत्न से जो भी व्यक्ति सम्मानित होंगे उनकी बात आएगी। उसके नीचे भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्वाधिकारी राजदूत हो गए, और राजमंडल देशों के उच्चायुक्त हो गए, और फिर राज्य के मुख्यमंत्री हो गए अपने अपने राज्य के जो बाहर है, और फिर राज्य के राज्यपाल अपने अपने राज्य के बाहर। फिर है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। उसके बाद 9 में कौन आ रहा है, इसमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, और कैग हो गया। फिर है राज्य के उप सभापति हो गए, राज्य के उप मुख्यमंत्री हो गए, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, नीति आयोग के सदस्य और केंद्र के राज्य मंत्री। उसके बाद 11वें नंबर पे आता है भारत का महान्यायवादी हो गया, कैबिनेट सचिव हो गया, उपराज्यपाल। ठीक है, क्या अपने अपने जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज के। फिर देखिए 12 में आता है जनरल और उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। 13 में है भारत स्थित विदेश के असाधारण दूत और पूर्णाधिकारी मंत्री। फिर इसके बाद है राज्य के विधानमंडल के सभापति और क्या है अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए। फिर 15 में है राज्यों में मंत्रिमंडल
स्तर के मंत्री हो गए, केंद्रीय शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद हो गए और केंद्र के उप मंत्री हो गए। फिर लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, उसके समकक्ष रैंक वाले जो है स्थानापन्न सेनाध्यक्ष। अब सुनिए गाइस, अब जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको नीचे तक नहीं जाना है, आप यहाँ तक रहिए, ठीक है। इससे ऊपर तक रहिए, इसके ऊपर वाले सारे रट लीजिए, इसके नीचे वाले नहीं रट पा रहे तो भी छोड़ सकते हैं। हाँ, एक 14वें नंबर का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके 17th नंबर पे कौन आ रहा है? केंद्रीय प्रशासन ट्रिब्यूनल के, ठीक है। अब ये इतने इंपॉर्टेंट कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, मैं बस पढ़ दे रही हूँ। जैसे केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष हो गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हो गए, संबंधित वहीं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हो गए, संबंधित क्षेत्राधिकार से बाहर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश अपने अपने क्षेत्राधिकार में। 18th में है राज्यों के मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्य के मंत्री, विधानमंडल के सभापति अध्यक्ष। ये एक अधिकार और क्या है? प्रतिबंधित व्यापार आयोग के अध्यक्ष। अब देखिएगा, यूपीएससी के हैं आप, तो मुझे नहीं पता, आप सब देखिएगा। लेकिन पीएससी के हैं आप, स्टेट पीएससी के हैं, तो मैंने कह दिया 10 से ऊपर तक के सारे देख लीजिए। उसके बाद गाइस, अब मैं इसे रीड नहीं करने वाली, इसको आप एक बार खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे और आगे बढ़िए अब, ठीक है। क्योंकि इसे मैं भी रीड करूंगी, आप भी रीड ही करेंगे, ठीक है। संसद सदस्य हो गए 21 पे, 22 पे राज्यों के उप मंत्री हो गए, 23 पे तो बहुत ही सारे हैं, ये बहुत सारे हैं भैया। फिर 24 देखिए, 25 इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, 10 तक के याद रखिए अब गाइस। उसके बाद ये सब अनाप शनाप पढ़ने की खास जरूरत है नहीं, इतना ना याद होने वाला है, बस एक आइडिया है कि इस तरह से होता है, ठीक है। 26 पे क्या? भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उनके समान रैंक वाले अधिकारी हो गए, मेजर जनरल रैंक के अथवा उनके समान रैंक वाले अधिकारी। अब यहाँ पे नोट, वरीयता क्रम की इस तालिका का वास्तविक प्रयोग कब? राष्ट्रीय समारोह के अवसर पर किया जाता है, यानी जब राष्ट्रीय समारोह होता है तो इस तरह से बैठाया जाता है, ठीक है। सरकार के दैनिक कार्यों में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। मतलब जैसे सपोज कि, मतलब ये समझिए कोई भी राष्ट्रीय समारोह हो रहा है तब, जैसे मान लीजिए 26 गणतंत्र दिवस के टाइम पे इस तरह से बिठाया जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त के टाइम पे ऐसा कुछ। ऐसे संविधान के स्रोत देखिए, ये बड़ा अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। अब इतने भी नहीं याद हो पाएंगे, जैसे बहुत ज्यादा भी नहीं याद भी हो सकते हैं। देखिए, हमने अपने संविधान में चीजें जो ली है, प्रावधान लिए हैं, वो कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें संघीय व्यवस्था की, ये राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, लोक सेवा आयोग की बात करें, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण की बात करें, तो हमने इसको कहाँ से लिया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया, ठीक है। तो ये तो याद रखिएगा सारे जितने मैंने लाइन खींच दिए, ठीक है। अब देखिए, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया, जो आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है, और जो नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। जैसे विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था यानी कि जो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति वाली बात है, वो हमने यहाँ से ली है। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता यानी कि पूरे भारत की एक नागरिकता है, आप भारतीय हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली भी हमने कहाँ के लिए? ब्रिटेन। परमाधिकार, लेख और क्या है? संसदीय विशेषाधिकार और सदन व्यवस्था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे आप पता है किस पे चलिए, जहाँ जिस संसद से रिलेटेड बातें जो है आपने ब्रिटेन से लिए। जैसे संसद में विधि की बात होती है, कानून की बात होती है, संसदीय व्यवस्था तो हो गई, विधायी प्रक्रिया जो है, एकल नागरिकता हो गई, मंत्रिमंडल भी संसद में आप मान के चलिएगा, और संसदीय विशेषाधिकार हो गए, और संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि संसद 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 ब्रिटेन। यूएसए में देखिए क्या मिलेगा आपको, यूएसए आपको अधिकार दे रहा है, तो मूल अधिकार दे रहा है, ठीक है। और यूएसए क्या कर रहा है ना, जो जैसे आपका ब्रिटेन की बात करें, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती, लेकिन यूएसए में न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम उपराष्ट्रपति के पद की भी बात कर रहे हैं। अब जैसे इसमें न्यायपालिका की बात करें, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद आ गया। अगर न्यायपालिका है तो न्यायिक पुनर्वलोकन की बात यहाँ पे हुई है। अगर न्यायपालिका की बात करी गई है तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय और क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की बात करी गई है। और अब देखो, पद से किसे हटा है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, प्लस राष्ट्रपति के महाभियोग की भी बात करी गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे न्यायपालिका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और न्यायपालिका इंपॉर्टेंट हो रही है, और थोड़ा सा पद से हटा रहे हैं हम न्यायपालिका के जो जज हैं, और क्या बोलते हैं आपके किसको? राष्ट्रपति। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट हो गए।
आयरलैंड के संविधान से आपने क्या लिया, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी इंपॉर्टेंट है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कनाडा से आपने क्या लिया है, देखिए कनाडा में क्या है ना, केंद्र थोड़ा सा शक्तिशाली होता है, ठीक है, ये समझिएगा। तो देखिए सशक्त केंद्र के साथ क्या है, संघीय व्यवस्था, मतलब संघीय व्यवस्था तो है लेकिन केंद्र थोड़ा सा सशक्त है, यानी कि शक्तिशाली है। तो गाइस हमें संघ सूची की पता है, संघ सूची पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार के, और समवर्ती पे दोनों बनाती है। एक आती है अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जो इन तीनों सूची में नहीं होती। अब इस पे कानून कौन बनाएगा, हमने कहा केंद्र स्ट्रांग है, केंद्र बनाएगा, ठीक है। अब इसने कहा केंद्र और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, यहाँ पे भी केंद्र स्ट्रांग है, क्यों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कनाडा में केंद्र को स्ट्रांग करते हुए चीजें याद रखी जा सकती। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैसी है, जो समवर्ती सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो वो समवर्ती सूची यहाँ से आई है, प्लस संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की बात यहाँ से की गई है। बाकी व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्रता, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा अपने मन से। जर्मनी का 22वां जो संविधान है, उससे हमने क्या लिया है जर्मनी में, देखिए जर्मनी आप कैसे आते, हिटलर के टाइम, बहुत बुरा समय था जब हिटलर था, तो वहां पे आप कह दीजिए पूरे देश में आपातकाल लगा था। तो आपातकाल के समय क्या है कि आपातकाल लगा, मूल अधिकारों का स्थगन किया गया, लोगों के मूल अधिकार छीने गए। जर्मनी में हिटलर याद रखिए और आप अपने आप समझ जाएंगे, जब ऐसा हुआ होगा, हिटलर था तो बहुत बुरी स्थिति, आपातकाल अधिकार, मूल अधिकार छीन लिए गए, तो उसका स्थगन हो रहा है। सोवियत संघ में बहुत क्या होता है, सोवियत संघ ने ये कहा कि नागरिकों के अपने कुछ कर्तव्य होने चाहिए, तो जो मूल कर्तव्य है हमने वहीं से लिए, ठीक है। प्रस्तावना प्रस्तावना में जो न्याय, न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसका आदर्श हमने वहीं से लिया, ठीक है। यानी कि मूल कर्तव्य और न्याय की बात करेंगे। अब है फ्रांस का संविधान, इससे देखिए आपने क्या, गणतंत्रात्मक प्रस्ताव, और क्या है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श, यानी कि गणतंत्र की बात हमने फ्रांस से ली है, और प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की, उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श हमने यहीं से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका आपको कह रहा है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दक्षिण अफ्रीका। जापान में है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो गई आप जब इसे ना कम से कम 6 बार पढ़िए, 7 बार पढ़िए ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। आपको लगेगा यार कैसे याद होगा, तो गई बहुत मुश्किल नहीं, याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक की, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं। चलिए चलिए बहुत ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचा है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है, जिसमें क्या है, समानांतर 3 रंग की पट्टियां हैं, उसके ऊपर क्या है, केसरी, बीच में सफेद और नीचे गहरे नीले, मतलब हरे रंग की है। ये ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:3:2, यानी कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3:3, राइट। सफेद पट्टी के केंद्र में क्या है, गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसका प्रारूप क्या है, सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज पर बताया गया। तो इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय है कि जीवन गतिशील है, और रुकने का अर्थ क्या है, मृत्यु, भैया। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते, अब जान गए। इस चक्र का व्यास जो है सफेद पट्टी की चौड़ाई के समान है, और इसमें क्या है, 24 तिलियां हैं। और भारत के संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन गया गाइस। ये 24 तिलियां, ये सारी चीजें आप जानते हो, ठीक है। और ये याद रखिएगा, 3:2 वाली बात। अच्छा, सरकार द्वारा समय पर जारी सांविधिक अनुच्छेदों के अतिरिक्त क्या है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर राज्य चिन्हों और क्या है, नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950, और क्या है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की व्यवस्थाएं लागू है, ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा। भारतीय ध्वज संहिता 2002, जो 26 जनवरी 2002 में प्रभावी हुई है, में विधि, परंपराओं, प्रविधियों और क्या है, अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया है, ये भी कोई नहीं पूछेगा। भारत की ध्वज संहिता 2002 कैसी, कोई नहीं पूछ रहा इधर, ठीक है। 2002 के अनुसार क्या है, अच्छा यहाँ पे देखिए, आम नागरिक, प्राइवेट संगठनों, शैक्षणिक संस्था आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु इस बारे में राज्य चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों और इस विषय के अधिनियमित किए किसी अन्य कानून की व्यवस्था का अनुपालन अनिवार्य है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट सा नहीं है। भारतीय झंडा संहिता कोई नहीं पूछा वैसे तो गाइस,
इसको चाहे तो यहाँ पे स्किप किया जा सकता है। ठीक है, आप एक बार चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी का निधन होने पर प्रत्येक पदनाम के सामने उल्लिखित स्थानों पर निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में तो मे भी पूछा जा सके, लेकिन यूपीसीएस का मुझे नहीं लगता। जैसे किस किस में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये है समस्त भारत में। लोकसभा के अध्यक्ष दिल्ली, और क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिल्ली। एक केंद्रीय कैबिनेट में दिल्ली और राज्य की राजधानी, पे इसमें लिखा है केंद्र के। तो गाइस आप एक बार इसे खुद से पढ़ लीजिए, मुझे इतना इंपॉर्टेंट सा नहीं लग रहा है कि मैं इसे पढ़ के अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ा दूं। अच्छा, राज्य चिन्ह की बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट था वो हम पढ़ चुके। भारत का राज्य चिन्ह क्या है, सारनाथ। सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ की अनुकृति। इंपॉर्टेंट लाइन, यह मूल स्तंभ में क्या है, शीर्ष पर 4 सिंह है। लोगों को नहीं पता, 3 पता होते हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, जिसके नीचे क्या है, घंटे के आकार के पद्म। पद्म के ऊपर क्या है, एक उभरी हुई नक्काशी है, जिसमें एक हाथी है, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है, और एक सांड है, एक सिंह है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर है इसमें चिकने बलुआ पत्थर के एकल ब्लॉक को काटकर बनाए गए इस स्तंभ क्या है, धर्मचक्र सुशोभित है। ठीक है, वैसे हम भारत सरकार द्वारा क्या है, 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए राज्य चिन्ह में क्या है, 3 सिंह दिखाई देते हैं, मतलब आगे के 3 सिंह दिखाई देते हैं। अच्छा, ये कब अपनाए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई क्या है, नक्काशी में धर्म चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। इंपॉर्टेंट। फलक के नीचे क्या है, मुंडकोपनिषद का जो सूत्र है, यानी कि सत्यमेव जयते क्या है, देवनागरी लिपि में लिखा हो गया है, जिसका मतलब क्या होता है, सत्य की ही विजय होती है। ये भी इंपॉर्टेंट। भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित किया गया। तो गाइस ये वाला तो इंपॉर्टेंट हो गया, जितना मैंने पढ़ा दिया। राष्ट्रगान की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित और संगीतबद्ध क्या जन गण मन के हिंदी संस्करण को मतलब ये बंगाली में था, इसका हिंदी संस्करण है। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने जो है भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया है, इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये सर्वप्रथम जो है आपका 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इंपॉर्टेंट। पूरे गीत में क्या है, 5 पद है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कब गाया गया, पहली बार। प्रथम पद राष्ट्रगान का पूरा पाठ है, जो इस प्रकार है। तो ये राष्ट्रगान पूरा आपके पास सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है राष्ट्रगान के गायन की अवधि बता रखी है, यहाँ 52 सेकंड है, और कुछ अवसरों पर क्या है, राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से गाया जाता है, जिसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां क्या होती है, गाने के समय लगभग जो है 20 सेकंड होती है। इस प्रकार है। अब गाइस ये सब कोई नहीं पूछ रहा, चलो। अब इसने लिखा है कि राष्ट्र गीत की बात करते हैं। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जो है जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को समान दर्जा प्राप्त है। ये गीत जो है स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था, और ये गीत पहली बार जो है 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। यहाँ पे लिखा है वंदे मातरम, आप पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय पंचांग, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वतंत्रता के बाद 1952 में क्या होता है, पंचांग सुधार समिति का गठन जो है मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में किया गया। समिति की अनुशंसाओं का आधार पर क्या होता है, भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 में शक संवत, याद रखिएगा, को सुधारों के साथ राष्ट्रीय संवत के रूप में जो है अपना लिया। ठीक है, शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट लाइन हो गई अभी। फिर इसमें राष्ट्रीय पंचांग में नव वर्ष का आरंभ कब होता है, चैत्र मास से होता है, यानी मार्च से होता है। राष्ट्रीय संवाद भारत के राज्य पत्रों के प्रकाशन, आकाशवाणी दूरदर्शन द्वारा प्रसारित समाचारों और भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्य है, और चैत्र की पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को, और क्या है, अधिवर्ष में 21 मार्च को होता है, यानी कि लीप ईयर में। यानी कि भारत में अगर हम बात करें, अगर आप शक संवत मतलब ये राष्ट्रीय पंचांग की बात करें, तो हमारा जो है ना 1 जनवरी को अगला साल स्टार्ट नहीं होता है, नया साल हमारे यहाँ होता है 22 मार्च को। ठीक है, और अगर उसमें लीप ईयर आ जाता है, लीप ईयर वाला अगर साल होता है, तो 21 मार्च को स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है
मैच द फॉलोइंग। संविधान संशोधन आप कब करते हैं? किस आर्टिकल के तहत करते हैं? 368 के। वित्त आयोग की बात दोस्तों आप कहाँ पे करते हैं? आप करते हैं आर्टिकल 280 में। वित्तीय आप आपातकाल की बात 360 में होती है। अखिल भारतीय सेवा 312 में। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? अच्छा, कौन से सुमेलित यानी कि कौन से सही है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात आती है 318 में, तो गलत बात। संघीय लोक सेवाओं की बात 332 में, महाधिवक्ता की बात 351 में, ये भी गलत है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो 324 में सही। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची, तीसरी अनुसूची की बात कर रहा है। अच्छा, तो इसमें कहा है कि तीसरी अनुसूची में क्या है? देखिए, संघ के मंत्री के लिए, देखिए शपथ की बात है, कौन कौन ले रहा है? संघ के मंत्री मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, सही बात। ठीक है, उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी सही बात है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ। तो गाइस, हमने इसमें भारत के राष्ट्रपति की बात नहीं करी। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक है, पहला दूसरा चौथा सही है। अब लिखा है यहाँ पे सातवीं अनुसूची में किस बारे में लिखा हुआ है? देखिए, विधायी शक्तियों का वितरण लिखा हुआ है। ठीक है, आठवीं अनुसूची में किस बारे में लिखा है? तो गाइस, आठवीं अनुसूची में हमने देखा था जो 22 भाषाएं थी उसके बाद। नवीं अनुसूची में हमने पढ़ा था कुछ अधिनियमों पर क्या है? विधिक मान्यकरण। ठीक है, यह 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता में लिखा है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें अग्रता क्रम में इनकी सही अनुक्रम, मतलब पहले कौन बैठता है, वही वही रैंक वाली बात है। यहाँ मंत्रिमंडल देखिए आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने हमेशा कहा 10th से ऊपर वाले आप पढ़ना, उससे नीचे वाले मत पढ़ना। और आईएएस में तो मैं नहीं जानती भैया, आप सब देख लेना एक बार। ठीक है, तो इसमें लिखा है मंत्रिमंडल सचिव, और क्या है लिखा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, और आपका संघीय क्या है मंत्रिमंडल सदस्य। तो गैस, इससे आपको एक अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि सबसे पहले इन सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा कौन है। तो गैस, इन सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भैया इन सब में सबसे पहले वही बैठ रहा है, यानी कि आप समझिए पहले नंबर पे ये बैठ रहा है। ठीक है, ये एक आइडिया से भी आप अच्छा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे लास्ट में जो है ना इन सब में बैठ रहा है, ये सचिव सचिव सचिव, हमने सबसे लास्ट में एक बार देखा था, कहीं पे तो देखा ही था। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ये बंदा बैठ रहा है, सचिव। ठीक है, फिर उसके बाद पहला और लास्ट वाला हमें पता चल गया, लास्ट में जो है ये रहा, तो हमारा आंसर तो हमें पता चल गया। तो इस तरह से इसका आंसर आप तो 4 बार पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा पहले मैंने किसका नाम पढ़ा था, उसके बाद मैंने किसका पढ़ा था, उसके बाद मैंने किसका पढ़ा था। ठीक है, तो आपका पता चल गया। तो सबसे ऊपर है भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गया, दूसरे नंबर पे यहाँ पे संघीय मंत्रिमंडलीय सदस्य हो गया, फिर निर्वाचन आयुक्त हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, और फिर सचिव। अब इसमें भारत सरकार की प्रथमता श्रेणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है बताओ? इसने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर आपने किसका नाम पढ़ा था? ये राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी कहानी कुछ अलग ही चलती है इनकी भी। ठीक है, तो इससे ऊपर कौन आ सकता है? देखिए, चीफ जस्टिस से ऊपर। ठीक है, आप थोड़ा बहुत अपने मन से भी इस हमने जब पढ़ा था, हमने जब लाइन से पढ़ा था, तो भैया ये तो नहीं आ सकता, ये नीचे ही आता होगा। ठीक है, उसके बाद तो गाइस, उसके बाद देखिए हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था, हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था, हमने वहीं कहीं ऊपर ही ऊपर में भूतपूर्व राष्ट्रपति भी पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा अंदाजे से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग संविधान का भाग ये लिखा है, क्या लिखा है? 15, फिर ये लिखा है, क्या लिखा है? 16, ये लिखा है 17, ये लिखा है 18। ठीक है, ये किस किस से रिलेटेड है? ठीक है, यही तो पूछा है। तो देखिए, भाग 15 हमारा किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका निर्वाचन से। ठीक है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा की बात करेंगे आप। और भाग 18 में आपातकाल की, आपात उपबंध की। फिर में राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा है ध्वज के सफेद पट्टी के मध्य काले रंग का चक्र होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या सही है। ठीक है, तो भैया काले रंग का तो नहीं होता है, नीले रंग का होता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर इसमें लिखा है कि 22 जुलाई 1942 को भारतीय संविधान सभा द्वारा क्या है राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया, तो ये बात सही है। अगर भारत के सन प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत के राष्ट्रीय
आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो क्या है, मुंडक उपनिषद से लिया गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें भारतीय राष्ट्रगान मूल रूप से बंगला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी। तो क्या हमें बताना कौन सा सही है, तो ये बात सही है। फिर बाद में इसको हिंदी में कन्वर्ट किया। और इसमें राष्ट्रगान जो है 27 दिसंबर 1911 में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ये भी बात सही है, दोनों से। भारतीय राष्ट्रगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताएं। तो इसने कहा राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान अलग है, राष्ट्रगीत यानी कि आपका जो वंदे मातरम, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है बंगला भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो लिखा ये गीत पहली बार जो है 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, तो सही बात है। तो देखिए जो 11 का आंसर है वो है खाली 2। फिर इसमें लिखा सच संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिनों के समान वर्ष निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। तो हमने कहा था 22 मार्च। ठीक है, तो 22 मार्च हो सकता है या लीप ईयर में 21 मार्च हो सकता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह यानी जो तिलियां होती है ना बीच में, कितनी है टोटल चक्र में? 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? फिर संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं नागरिकता के बारे में। संविधान का तीसरा भाग इसके बारे में नहीं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। संविधान का चौथा भाग 4 में मौलिक कर्तव्य की बात की गई, तो ये सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक के बारे में गलत है, मतलब तीसरा। अच्छा, इसके मतलब सी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है? पंचायत की बात सही है, 9 में, भाग 9 में है। नगर पालिका जो है 9 क में है। सहकारी समिति 9 ख में है। अधिकरण की बात आपके भाग 10 में नहीं है। ठीक है, गलत है। अब इसमें लिखा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची में क्या है भैया? फिर राज्य में स्थानों के आवंटन, फिर लिखा है मिलान करें। अच्छा, फिर इसमें संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें कौन से, ये देखिए 2016 की कहानी है। ठीक है, तो ये आप अपना अपडेट करिएगा पिछले से। ठीक है, 2016 की अगर बात करें तो इसका आंसर जो था वो अ, कुछ इस तरह से था गाइस। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब लिखा है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को संशोधित करना पड़ेगा। अगर आपको नए राज्य का सृजन करना है तो किस में आपको संशोधन करना पड़ेगा, तो पहली अनुसूची। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, तो वैसी बात सही है। कौन सा सही है बताना है, तो ये बात सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 21 तिलियां होती हैं, गलत। राष्ट्रीय ध्वज की चौथ लंबाई जो है 3:2 वाली बात थी, तो ये भी गलत है। अगर संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन कितने टाइम के लिए होता है? 52 सेकंड में कंप्लीट करते हैं। अब इसमें लिखा है संविधान की अनुसूची और विषय। चौथी अनुसूची में किस बारे में लिखा है? तो गाइस चौथी अनुसूची में लिखा है राज्यसभा के बारे में। ये षष्ठम यानी कि 6th अनुसूची में लिखा है। ठीक है, 6th अनुसूची में लिखा है जनजाति क्षेत्र। हाँ, और 8th में हमने पढ़ा था राजभाषा, और 9th में भूमि सुधार। ठीक है, अब भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना, अच्छा, राज्य सूची का है, संघ सूची का, समवर्ती सूची का है, या किसी का भी नहीं है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो हमारा है समवर्ती सूची। अगर शिक्षा को प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था जो समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, वो कौन से संविधान संशोधन के बाद ऐसा किया गया? तो है 42वां संविधान संशोधन। लिखित संविधान की अवधारणा का सर्वप्रथम कहाँ जन्म हुआ, यानी कि लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो गाइस यूएसए में। ठीक है, हालांकि संविधान सबसे पहले आता है ब्रिटेन में, लेकिन सबसे पहले लिखित जो था यूएसए का था। भारत के संविधान में क्या है, समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची जब हम पढ़ रहे थे तो दोस्तों हमने देखा था जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। फिर इसके बाद है यहाँ पे मिलान करना है, तो इसमें लिखा है विधि के सम्मुख समानता की बात किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14, ये है आपका मूल अधिकार है। कार्य करने के अधिकार की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है आर्टिकल 41। फिर इसमें कार्य करने के लिए सही और मानवाधिकार स्थिति की बात करें, आर्टिकल 42 की बात करते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात आर्टिकल 45 में की गई। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून के बारे में। फिर उसके बाद है भारत के संविधान में ऐसे उपबंध है जो संसद को संविधान के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन को बिना वास्तव में उसका संशोधन किए
उपांतरित, निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करते हैं, उसमें शामिल है। ओके, तो काफी बड़ा है। तो इसमें गाइस इसमें लिखा है आर्टिकल 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि, तो ये सही है। नए राज्यों का प्रवेश स्थापना से संबंधित, ठीक है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि नए राज्यों के निर्माण से संबंधित और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन, सारे सही है, तीनों सही। देखिए अब लिखा है सेनाओं के प्रमुखों की समिति, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? तो यहाँ हमारा आंसर है वरिष्ठ सेनाध्यक्ष। फिर मैंने भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य के निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है? तो ये हमारी है चौथी अनुसूची। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो यहाँ पे लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है, बिल्कुल सही। भारत के संविधान का भाग 3 प्रतिष्ठापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निर्बंधों के अधीन है, तो ये भी सही है। अब इसमें धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, तो गाइस ये गलत है, ठीक है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं यहाँ पे। तो जो भारत की रक्षा सेनाओं में कमीशन प्राप्त पदों यानी कि रैंक का सही आरोही क्रम बताइए। क्या खतरनाक क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है ये, इसलिए ये पूछा गया है। आप इतना ध्यान मत दीजिएगा, चल जाएगा काम। इसका वैसे आंसर है सी, यानी कि ये है क्रम, ठीक है। ये आप ऐसे ही पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है तो छोड़ देना, ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या क्या है? तो भारत के राज्य और संघराज्य क्षेत्रों की सूची। भारत के संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। देखिए तो यहाँ पे कौन सा गलत है बताएं। एक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, सही बात है। प्रत्येक सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा संशोधन विधेयक पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। किसी संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों में अनुसमर्थन कराए जाने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत बात है। और इसमें भारत के राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते, तो ये भी सही है, ठीक है। सी गलत है। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है, ठीक है। देखिए मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, फिर परिसंघवाद है, फिर इसमें लिखा है संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति, ये नहीं है गाइस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है राज्य में सीटों के आवंटन से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास उत्तरमाला है, आप इसको देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, तो ये हो गया ऑलमोस्ट सारा खत्म, यानी कि ये बुक हो जाती है यहाँ पे खत्म। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चाहे इस बुक के लिए, चाहे इंडियन ज्योग्राफी के लिए, चाहे घटना चक्र के लिए, ठीक है। सबके लिए शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों में, अगर उन्हें पसंद आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन होप मुझे लगता है कि अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, टेलीग्राम पेज है ही, तो अगर आपको किसी भी चीज की कोई हेल्प की जरूरत है तो आप आ सकते हैं। दूसरा अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो वर्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी कर चुके हैं क्विक बुक की, अब हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बार, ठीक है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अच्छा दृष्टि की जो ये पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रही हूँ guys, अगर आपको इसकी जो पीडीएफ चाहिए तो आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, उसे ज्वाइन करिए और सर्च में लिखिएगा दृष्टि, ठीक है। तो आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए गाइस यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर नए बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मतलब पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो से वर्ल्ड ज्योग्राफी।